हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में। एंड दिस इज गोइंग टू बी हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज। एज यू नो द वीडियोस आर अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज। सो व्हाट्स एवर द कंफर्टेबल लैंग्वेज यू आर इन interested, so you can be particularly getting the content for the same, videos for the same, PDF for the same. And if you want to get all the PDFs, तो आपको जल्दी से एक नंबर को सेव कर लेना है, विच इज 8360944207। नंबर को सेव कर लो और व्हाट्सअप कर दो सेम नंबर के ऊपर, राइटिंग JAIB, एंड वी विल बी एडिंग यू टू द अपडेट लिस्ट। चलो आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन सो वी अपलोड द न्यू वीडियोस। तो कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले चीज की बात करने वाले हैं कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, क्या उसके फंडामेंटल्स है, उनके बारे में। कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है एंड कंपनी की अपनी खुद की लाइबिलिटीज होती हैं। कुछ एक बेसिक डिफरेंस को समझते हैं सबसे पहले। लेट्स सी द केस कि यहाँ पर पर्सन है ए एंड ये अपना खुद का बिजनेस कर रहा है जिसमें इसको कहा जाएगा प्रोप्राइटर। अब यहाँ पर ए का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड रिस्क है एंड इसकी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोप्राइटर इटसेल्फ। यानी कि ए और इसके प्रोप्राइटरशिप फर्म मान लो एक्सीनॉस है या कुछ भी है, ठीक है, वो बेसिकली सेम मानी जाएगी, दैट विल बी ऑल द सेम थिंग, राइट। अब दूसरी तरफ मान लो कि यहाँ पर ABCD चार पर्सन हैं जो मिलकर के काम को शुरू करते हैं, तो इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर बन जाती है, राइट। अब पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, इनकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है एंड ये अलग एंटिटी जरूर होती है। पार्टनरशिप फर्म इज अलग डिफरेंट एंटिटी, लेकिन इनके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी कि अगर कल को ABC कोई दिक्कत क्रिएट करते हैं या पार्टनरशिप फर्म अपने पैसे पे नहीं कर सकती, तो उसके केस में ABCD के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनसे भी अमाउंट पे किया जा सकता है, राइट। एंड इन केस अगर एक भी पर्सन ऑफ हो गया, एक भी पर्सन की डेथ होगी, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाए, राइट। अब इन्हीं चीजों से निपटने के लिए हमारे मन में आइडिया आता है किस चीज का, एक कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी जो होती है दैट्स एक्चुअली द एसोसिएशन ऑफ द पर्संस जो एक कॉमन पर्पस के लिए बनाई जाती है। एंड कंपनी के केस में मेंबरशिप यानी कि जो उसके मैनेजमेंट है और जो उसके ओनर्स हैं दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता, में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेम होती है। कंपनी के केस में जो मैनेजमेंट होती है दैट इज सेपरेट, यानी कि जो लोग मिल करके कंपनी को चलाएंगे वो अलग होते हैं और जो यहाँ पर उसके ओनर्स होते हैं दोज आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं, राइट। ये सिनेरियो यहाँ है। अब फीचर्स को देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि इसको बनाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसको जन्म दिया जाता है। इसका एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसी तरह से जो और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दीज आर आल्सो द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, राइट। फिर बात आती है कंपनी अलग एंटिटी होती है, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड द मैनेजमेंट से अलग होती है, अलग लीगल एंटिटी है। केस डलेगा तो कंपनी के ऊपर डलेगा, लोगों के ऊपर यानी कि ओनर्स के ऊपर केस नहीं डलेगा, मैनेजमेंट के ऊपर केस नहीं डलेगा। हाँ, जो पर्सन इन्वॉल्व है उनकी जवाबदेही रहेगी, लेकिन कंपनी अपने बिहाफ पर खुद से कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है, अपनी खुद की जमीन परचेज कर सकती है, अपने खुद के एसेट्स को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है और इवन किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है। थर्ड जो है वो होता है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे पार्टनरशिप एक्ट के केस में प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक भी पर्सन की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। इन केस अगर किसी डायरेक्टर की डेथ होती भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना जो बेसिकली मैनेज करते हैं कंपनी, अगर किसी एक डायरेक्टर की डेथ होती भी है, मल्टीपल डायरेक्टर्स की डेथ होती है, तो भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलती है। देन इट्स रिलेटेड टू द कॉमन सील, यानी कि कॉमन सील होता है कंपनी के सिग्नेचर। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये सिग्नेचर लगाए जाते हैं, ये सील की फॉर्म में होते हैं। एंड जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसके ऊपर भी कॉमन सील लगाई जाएगी। एंड एज आई टोल्ड यू, कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो पर्टिकुलर मेंबर्स की लाइबिलिटी अगर बात करते हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है।
एंड जो उनकी शेयर होल्डिंग है होती है उसके हिसाब से उनकी लाइबिलिटी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पजेज मैं इसका नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी है। एंड आपने मान लो इन्फोसिस के 500 शेयर परचेज किए, एक शेयर का प्राइस मान लो 3,000 रुपये का, जस्ट एज्यूम दैट 3,000 रुपये का प्राइस है, तो मेरी लाइबिलिटी मैक्सिमम 15 लाख रुपए की ही होगी इस कंपनी में। यानी कि अगर मुझे मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है कंपनी में इन्वेस्ट करने पर, अगर इन केस कंपनी की कोई दिक्कत भी आती है, तो मुझे वो मैक्सिमम मेरे शेयर्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है। एंड एज आई टोल्ड यू, जो मैनेजमेंट होती है वो ओनरशिप से अलग होती है, मैनेजर्स अलग होते हैं, ओनरशिप अलग होते हैं। जैसे मान लो कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर आप बन गए क्या, यू विल बी द पार्ट ओनर, आप बन गए पार्ट ओनर, थोड़ी बहुत ओनरशिप आ गई आपके पास। लेकिन क्या आप कंपनी को मैनेज करोगे? नो, यू विल नॉट बी मैनेजिंग द कंपनी। वो कौन करेगा? वो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पर कंपनी को मैनेज करते हैं। अब कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम? प्राइवेट कंपनी के केस में जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको मिल सकता है एएफएम का कंप्लीट पैक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं रिलेटेड टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, खास करके अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। लेकिन हाँ, पब्लिक कंपनी के केस में डेफिनेटली जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफर। पब्लिक कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो टीसीएस हो गई, या फिर टीसीएल हो गई, या फिर एचडीएफसी बैंक हो गई, या फिर इवन अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में, विप्रो के बारे में, ऑल ऑफ द पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, ये पब्लिक कंपनीज होती हैं। जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं पब्लिक कंपनीज के केस में एंड प्राइवेट कंपनीज के केस में। एंड एज आई टोल्ड यू, जो कंपनीज होती हैं दोज आर द सेपरेट लीगल स्टेटस, इनका लीगल स्टेटस अलग होता है। अब कंपनीज की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द कंपनीज की क्या क्या टाइप्स होती हैं। एंड अब इसको क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन कि उनकी इनकॉर्पोरेशन कैसे हुई थी, उनका ओनरशिप पैटर्न क्या है, एंड उनकी लाइबिलिटी क्या है मेंबर्स की। सबसे पहले जो फैक्टर को हम पिक करने वाले हैं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द फैक्टर बेस्ड ऑन द इनकॉर्पोरेशन। कैसे जन्म हुआ कंपनी का? पहली कंपनी है चार्टर्ड कंपनी, जो इंडिया में होती ही नहीं है। चार्टर्ड कंपनी होती है जिसको किसी स्पेशल रूल के तहत बनाया जाता है, एंड जो रूल दिया गया है हेड ऑफ स्टेट के द्वारा, उसके द्वारा बनाया गया, उसको चार्टर्ड कंपनी। फिर बात आती है रिलेटेड टू द स्टेचुटरी कंपनी। स्टेचुटरी कंपनी है कि गवर्नमेंट ने बनाई है, कोई स्पेशल एक्ट पास किया गया, जैसे एलआईसी है या एसबीआई है, वो स्टेचुटरी कंपनी है। रजिस्टर्ड कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। फॉरेन कंपनी यानी कि जिसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो इंडिया से बाहर है, लेकिन यहाँ पर वो अपना कामकाज करने के लिए इंडिया में उसने अपनी ब्रांच को ओपन किया है। दैट इज व्हाट, दैट इज द फॉरेन कंपनी, उसको फॉरेन कंपनी कहते हैं। एंड अगर ऑनरशिप के बेस पर बोलें, अगर हम ऑनरशिप के बेस पर बात करते हैं, तो ऑनरशिप के बेस के ऊपर एक कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो कि पर्टिकुलर उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं ना वो 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड मिनिमम तो कितने रहेंगे? मिनिमम जो रहेंगे वो यहाँ पर से कम 2 मेंबर रहेंगे, राइट। एंड अदरवाइज अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू 1 पर्सन कंपनी, वो भी प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी जिसको हम कहते हैं, दैट इज ओपीसी। मैं लिख देता हूँ, क्लियर है। तो ओपीसी होती है 1 पर्सन कंपनी, जिसके केस में एक ही पर्सन होता है तो उसमें एक ही मेंबर रहेगा। लेकिन अदरवाइज अदर देन ओपीसी, मिनिमम जो मेंबर्स की बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हैं तो वो 2 रहेंगे। एंड अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो वो 200 की बात रहेगी। ये है मेंबर्स के साथ रिलेटेड विद द मेंबर्स ओवर, राइट। तो फर्दर जो शेयर्स हैं वो इशू आप आगे शेयर नहीं कर सकते, उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एंड फर्दर आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, आप पब्लिकली अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो, सिक्योरिटीज जो है उनको पब्लिकली इशू नहीं कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शंस रहती है, राइट। पब्लिक कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं, जिसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, एंड जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं। एंड फॉर द जिनके शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, वो पब्लिक कंपनीज होती हैं। देखो मैंने ना आपको एक आइडिया दिया, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया कि जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड, बट दैट्स नॉट द ट्रू।
हो भी सकता है कि कंपनी जो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो लेकिन अभी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड ना हो, ठीक है, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर वो चीज़ है तो भी वो कंपनी पब्लिक है, यानी कि मेजर जो क्लोज रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ रिलेटेड। ये बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है, यानी कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, डेट विल बी अ पब्लिक कंपनी उसको कहा जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो यहाँ पर दिया गया है, ये टेबल में आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज है, अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में, तो वो 2 रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी के केस में बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, जैसे इन्फोसिस है, कम से कम 7 मेंबर। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। जैसे केस एक कंपनी में 10 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं या 10 शेयर होल्डर्स, ये भी हो सकते हैं। डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15, और इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। लेकिन एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, कि आप एनुअल जनरल मीटिंग पर एक स्पेशल क्लोज के थ्रू आप नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर डायरेक्टर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ तो आपने यही लिखना है कि प्राइवेट में 2 से 15, पब्लिक में 3 से 15, राइट। गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल जो है वो होल्ड की गई। अब यहाँ पर स्टेटस आ गया, क्या स्टेटस आ गया, किस चीज का स्टेटस पूछा गया, कौन सा शेयर कैपिटल पूछा गया, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये पता नहीं होता जनरली क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। अब कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या कहते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि आप आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे डील करेंगे, बाहरी दुनिया के साथ कैसे। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी की जो इंटरनल वर्किंग है वो किस तरह से चलने वाली है, ये उसके बारे में बताता है, राइट। अब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, कितने लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो डाटा किस में बताया जाता है, दैट्स एक्चुअली गिवन इन दिस एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है, राइट। अब देखो इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग तरह की कैपिटल होती है, एंड ये कैपिटल के बारे में जो डेफिनेशन दी जाती है दैट इज एक्चुअली गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कैपिटल के बारे में बताया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो यहां पर मान लो एक सबसे बड़ा जो सर्कल मैं बना रहा हूं दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टुवर्ड कि मैक्सिमम कैपिटल कंपनी किसी भी पॉइंट पर कितनी इशू कर सकती है। तो ये है हमारे पास मैक्सिमम कैपिटल, जिसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द ऑथराइज्ड कैपिटल। किस नाम से जानते हैं इसको, ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता है। दिस इज मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी कैन इशू। हम इसको यहाँ पर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट्स मेक इट बिगर वन ओवर हियर, ठीक है। तो ये सर्कल जो हमने ड्रॉ कर दिया ये ऑथराइज्ड कैपिटल, लेट से ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी कंपनी के केस में ये 10,000 करोड़ है। कंपनी मैक्सिमम किसी भी टाइम पर 10,000 करोड़ उठा सकती है, उससे ज्यादा नहीं उठा सकती। लेकिन अब कंपनी क्या करेगी, इसमें इशू करती है। लेट्स से कंपनी पहली बार अपना इशू कर रही है, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, राइट। और कंपनी ने इशू निकाला जिसको हम क्या कह रहे हैं, वी नेमिंग इट पर्टिकुलरली इशूड कैपिटल। क्या नाम दे रहे हैं इसको, इशूड कैपिटल का नाम दे रहे हैं कि ये वो कैपिटल है जिसको कंपनी इशू करने वाली है। लेट्स से केस कंपनी इस बार जो कैपिटल इशू करेगी वो करने वाली है 4,000 करोड़ का इशू, एक कंपनी लेकर के आने वाली। अब जब कंपनी इशू निकालेगी तो उस टाइम पर क्या निकाला जाएगा, अब प्रोस्पेक्टस विल बी गिवन इन द पर्टिकुलर सेबी में दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसको प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है इशूड कैपिटल। कंपनी इतना इशू कर, अब लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा लगाने के लिए एप्लीकेशन देंगे, जिसको हम ASBA एप्लीकेशन कहते हैं, राइट। ASBA के बारे में फर्दर पढ़ेंगे, अदरवाइज टॉपिक बहुत डीप हो, राइट। तो यहां पर वो अपनी एप्लीकेशन देंगे। अब एप्लीकेशन जब दी जाती है तो उस टाइम पर यहां पर क्या होएगा, लोगों के पास पैसा लगाएंगे लोग, एंड वो क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन करेंगे। अब ये जो कैपिटल बन जाती है जिसका सब्सक्राइब करेंगे, वो इक्वल भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, ठीक है। दैट इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सर्कल ना मैंने छोटा जरूर बना दिया, लेकिन इसमें पॉइंट है, क्या पॉइंट है समझने वाला, कि ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, दिस कुड बी ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, दिस कुड बी लेसर देन इशूड कैपिटल, और दिस कुड बी इक्वल टू द इशूड कैपिटल, राइट। तो ये इशूड कैपिटल से ज्यादा भी हो सकता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है,
ठीक है। एंड सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो इशूड कैपिटल के इक्वल भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है एंड ग्रेटर भी हो सकता है। ये हमने पढ़ा रिलेटेड टू द सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में ये पॉइंट पढ़ा है, राइट। अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लो एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, ठीक है। अब इशू था 4,000 करोड़ का, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, लेट्स से 6,000 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई। लेकिन 6,000 करोड़ की कंपनी अभी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट बी इशूइंग द शेयर्स अमाउंटिंग 6,000 करोड़ बिकॉज वो ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो सब्सक्राइब कैपिटल लेवल अगर ज्यादा हो भी जाती है तो भी 4,000 करोड़ मैक्सिमम इशू के अकॉर्डिंग ही जा सकती है, वो जितना इशू कैपिटल उसके इक्वल ही जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। एंड हो सकता है कि इशू के लिए जो सब्सक्रिप्शन आई है वो आई है लेट से 3,600 करोड़, वो पूरा का पूरा 4,000 करोड़ की एप्लीकेशन ही नहीं आई है, कम आई है, ठीक है, तो वो भी चीज, राइट। दैट इज द सिनेरियो, तो वो रहती है सब्सक्राइब्ड कैप। अब जितनी सब्सक्रिप्शन ली जाएगी उसमें से कितने लोग पैसा पे करते हैं एक्चुअल कंपनी को, कितना पैसा एक्चुअल में पे किया गया, यानी कि रेड सर्कल, दैट इज सेट टू बी द पेड अप कैपिटल, यानी कि जो एक्चुअल पैसा कंपनी के पास पहुंचेगा और कंपनी उनको शेयर अलॉटमेंट करेगी, दैट इज द पेड अप कैपिटल, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल है। वन इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल जो मैक्सिमम अमाउंट है, फिर इशूड कैपिटल जो कंपनी इशू करने वाली है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड देन इट्स अ पेड अप कैपिटल। एंड कंपनी यहां पर मल्टीपल कॉल्स में पैसा मंगवा सकती है। कॉल का मतलब होता है पैसा मंगवाना, ठीक है, कि जैसे मान लो कंपनी टोकन के रूप में आपसे मान लो शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपीज का। लेट सपोज द केस कि कंपनी के शेयर का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपए का था, और कंपनी ने क्या किया, अभी के लिए आपसे 2 रुपए मंगवा लिए, उसके बाद अगले कॉल में आपसे 4 रुपए मंगवा लिए, उसके अगले कॉल में आपसे फिर से 4 रुपए मंगवा लिए। मल्टीपल कॉल्स हो सकती है, वन कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, मल्टीपल कॉल्स हो सकती है। दैट इज द हाउ द मनी इज बीइंग पेड, एंड वो पैसा किस में जाएगा, सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल में अमाउंट जाता रहेगा। इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स हैं जिनके बारे में पढ़ा, ये मैंने आपको इसलिए अभी यहाँ पर बता दिया। वैसे तो हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे, बट इसलिए बता दिया ताकि आपके पॉइंट अभी से ही क्लियर हो जाए, ताकि आगे जब हम ये टॉपिक पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए। फिर बात आती है रिलेटेड टू होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी हो सकता है किसी सब्सिडरी कंपनी के रिलेशनशिप में है, यानी कि वो कंपनी जो किसी और कंपनी में मेजोरिटी स्टॉक को होल्ड करती है। लेट्स से यहाँ पर कंपनी है XYZ और इसकी होल्डिंग ABC कंपनी में 52% का स्टेक है, ABC कंपनी में। तो यहाँ पर जो XYZ कंपनी है वो क्या हुई, दैट्स एक्चुअली द होल्डिंग कंपनी, या जिसको हम पेरेंट भी बोल देते हैं, होल्डिंग कंपनी भी बोल देते हैं। और ये वाली कंपनी जिसमें शेयर होल्डिंग की हुई है ये बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी, जो हमारी अगला हमारा पॉइंट भी है, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाता है बाय द बेस ऑफ ओनरशिप। एंड थर्ड जो क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम टाइप्स बता सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो जितने शेयर किसी मेंबर के द्वारा होल्ड किए गए उतनी उसकी लाइबिलिटी रहेगी, ये बन गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा हो सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इन कंपनी पर्टिकुलरली इन विच द मेंबर्स लाइबिलिटी इज फिक्स्ड बेस्ड अपॉन द सर्टेन अमाउंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय, यानी कि मेंबर जितनी गारंटी देगा एक अमाउंट, लेट से पर्सन ए है, ये कहता है कि इसने 10 लाख रुपए की गारंटी दी है, ठीक है, कंपनी को लेकर के, तो इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 10 लाख की रहेगी, नेक्स्ट तरह से। फिर एक कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म में जैसे मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, उसी तरह से होता है। ये चीजें यूज नहीं की जाती, लेकिन डेफिनेटली दिस ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज कैन आल्सो बी फॉर्म्ड, तो ये पता होना चाहिए, राइट। तो आफ्टर दैट पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में एंड फर्दर जो कंपनी है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड कंपनीज ओवर देयर, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी कि जो LLCs होती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है वो है फॉर्मेशन को लेकर के। अब अगर पार्टनरशिप फर्म की फॉर्मेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्यों, इसमें डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कम है। जो पार्टनर्स हैं वो लिखित रूप में या ओरल रूप में आपस में क्या कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। पार्टनरशिप डीड को एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिमिटेड कंपनी को बनाना यहाँ पर कुछ हद तक डिफिकल्ट है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं।
अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म के केस में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज एक्चुअली मैंडेटरी, वो यहाँ पर मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मेंबरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 मेंबर्स रहेंगे, मैक्सिमम 50 मेंबर्स रह सकते हैं, नॉट 100 मेंबर्स, मैक्सिमम 50 मेंबर्स रह सकते हैं। एंड अगर किसी पर्टिकुलर फर्म में, अगर कोई भी किसी भी तरह की फर्म, नॉट पार्टनरशिप फर्म, किसी भी तरह की फर्म में 100 से ज़्यादा मेंबर्स है तो उसको कंपनी में कन्वर्ट करना मैंडेटरी होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर मैं रूल आउट कर देता हूँ, काइंडली प्लीज टेक अ नोट। यहाँ पर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 100 नहीं है, दिस इज 50 मेंबर्स, 50 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम 200 मेंबर रहेंगे, और एक पब्लिक कंपनी अगर है तो उसके केस में आपके पास कितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। फिर जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पर है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी, अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो पार्टनर्स हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, राइट। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी है दैट्स एक्चुअली लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, बाय गारंटी अमाउंट, या फिर अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर सोचें तो वो नंबर ऑफ शेयर्स जो होल्ड कर रहे हो आप, उसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा की आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है। फिर बात करते हैं ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पार्टनरशिप फर्म के केस में ये 4 पार्टनर्स ही हैं। अगर मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी ना, A B C D, 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये 4 पार्टनर्स ही हैं जो जो पर्टिकुलरली मैनेज भी करेंगे, एंड ये ओनर्स भी हैं। सो दीज आर द मैनेजर्स, ये यहाँ पर मैनेजर्स भी हैं, एंड ये ही यहाँ पर पर्सन ओनर्स भी हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में जो पार्टनर्स, जो पर्टिकुलरली ऑनर्स हैं वो अलग होते हैं, जो यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं वो अलग होते हैं। फिर कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर की डेथ हो भी जाती है तो कंपनी बंद नहीं होती। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं होता। के केस में अगर कोई मेंबर की डेथ होती है, पार्टनर की डेथ होती है, तो जो फर्म है वो आपकी आगे नहीं जाएगी, ठीक है, आगे चलेगी नहीं। ट्रांसफर की बात करें तो शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। लेकिन कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ एक होती हैं प्राइवेट के केस में, लेकिन पब्लिक के केस में तो कोई रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के केस में लिमिटेड कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। लेकिन एमसीए जो है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देयर इज अ यू कैन से स्ट्रिक्ट गवर्नेंस रिलेटेड टू द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है, आई एम वेरी हैप्पी कि इस टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट अगेन, एंड आई एम मार्किंग दिस टॉपिक। ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले कैपिटल, ये कहाँ पे डिफाइंड होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कहाँ पर डिफाइंड होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भूल ना जाना। दिस इज रिलेटेड टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि आउटर वर्ल्ड के साथ कंपनी कैसे डील करेगी। इसमें क्लोजेज होती हैं अलग अलग, कैपिटल क्लोज, नेम क्लोज, ये वो, ठीक है। तो उसमें से क्लोज जो है कैपिटल क्लोज, उसमें ये कवर की गई है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल्स हैं। इनको फटाफट से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी किसी भी टाइम पर ड्रॉ कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती है। एंड इसी कैपिटल को हम क्या कहते हैं? वी ऑल्सो से इट विद द नेम ऑफ द नॉमिनल कैपिटल, या फिर इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। इससे ज़्यादा कैपिटल नहीं ले पाओगे, मैक्सिमम इतनी कैपिटल ले पाओगे। फिर है इशूड कैपिटल, यानी कि किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर कंपनी कहती है हमने इतनी कैपिटल इशू करनी है, तो वो क्या बन जाएगी? डेट विल बी द इशूड कैपिटल, ठीक है। एंड इशूड कैपिटल कैन बी लेसर देन और कैन बी इक्वल टू द ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन ये ऑथराइज्ड कैपिटल से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इशूड कैपिटल जो रहेगी, दैट कैन बी, इशूड कैपिटल इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल, बट नॉट मोर देन दैट, राइट। फिर बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी यही सेम रिलेशनशिप रहता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी इशूड कैपिटल से कम हो सकती है, इक्वल हो सकती है, एंड फर्दर ज़्यादा भी हो सकती है इशूड कैपिटल से। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। एंड कॉल्ड अप कैपिटल, जो कंपनी ने मांगा है अपने शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? वी से टू बी द कॉल्ड अप कैपिटल। ये फोर्थ टाइप है आपके पास। फिफ्थ वन इज द पेड अप कैपिटल, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट पे किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, जो कंपनी के पास यहाँ पर वापस आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेड अप कैपिटल। लेकिन आपका पेड अप कैपिटल
जो है इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। आपने मंगवाए 10,000 करोड़ और पैसा आ गया 11,000 करोड़, पॉसिबल नहीं है ना। दैट इज। अब देखो, अब बात करने वाले रिलेटेड टू शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स के बारे में समझ। जनरली अगर बात करें तो शेयर्स जो हैं वो दो तरह के ही होते हैं। वन इट इज रिलेटेड टू द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर वन इट्स रिलेटेड टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके केस में क्या रहता है, इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में वी आर हैविंग द वोटिंग राइट्स एंड फर्दर आपको डिविडेंड जो है वो राइट तो मिलता ही है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो मुनाफा पार्ट होगा वो आपको मिलेगा। एंड वो डिपेंड करता है ना, अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तब मिलेगा, एंड फर्दर डिक्लेयर किया गया अगर डिविडेंड तो आपको मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो आपको एक ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। नॉर्मल शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलती इतनी ज़्यादा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है। जैसे एक केस लेके चलो, अब यहाँ पर कंपनी है XYZ, ठीक है जी, और यहाँ पर है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। अब पर्सन ए जो है इसने लिया इक्विटी शेयर, राइट, एंड ये पर्सन बी जो है इसने लिया है प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर वाले को भी डिविडेंड मिलेगा, इसको भी डिविडेंड मिलेगा और इसको भी डिविडेंड मिलेगा। वो टाइप्स आगे जब कवर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मेजर चीज़ें हैं। लेकिन एक जनरल तौर पे बताऊं तो इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, देयर आर नो वोटिंग राइट्स। हालांकि इसको भी मिल जाते हैं, वो क्या कंडीशन है वो बता दूंगा मैं आपको। इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, बट यहाँ पर इसके पास वोटिंग राइट्स है। इसके पास तो यहाँ पर पर्सन के पास वोटिंग राइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर वाले के। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। एंड फॉर द इसको डिविडेंड थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो यहाँ पर इसको वोटिंग राइट्स ना मिलने की वजह से थोड़ा सा जो डिविडेंड होता है वो ज़्यादा मिलता है, राइट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट के ऊपर, पर्टिकुलरली लेट्स से जनरल में बोल रहा हूँ, तो एक फिक्स्ड रेट के ऊपर आपको डिविडेंड जो है वो मिल जाता है। एंड फॉर द अगर, हाँ, ये भी एक डिफरेंस है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, इनकेस अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें इन केस अगर किसी साल के लिए डिविडेंड पे नहीं हुआ तो वो अगले साल क्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अ केस। जैसे मान लो कि 2020 के लिए डिविडेंड मिल गया, 21 के लिए नहीं मिला, 22 को मिलना है, तो इस साल के लिए नहीं मिला ना, तो 21 का जो डिविडेंड नहीं मिला वो अगले साल में इकट्ठा होकर मिल जाएगा, प्लस होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो होता है क्यूमुलेटिव। अगर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? दैट विल बी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह से होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल? जिनको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद रिडीम किया जा सकता है, यानी कि मैंने शेयर्स ले लिए एंड ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उसके केस में मैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, शेयर्स को वापस कर सकता हूँ एंड मुझको मेरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। दैट इज अ सिनेरियो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो पर्टिकुलर इसके बारे में समझो अच्छे से कि मींस वैल्यू ऑफ विच टू बी पेड बैक टू द शेयर होल्डर्स, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पैसा मिल जाएगा। एंड कंपनी जो कि लिमिटेड है बाय शेयर, अगर उसके आर्टिकल्स उसको अलाउ करते हैं, अगर उस कंपनी के आर्टिकल्स उसको अलाउ करते हैं, उसके केस में कंपनी जो है वो ऐसे रिडीमेबल शेयर्स को इशू कर सकती है। एंड फर्दर उसके केस में, ठीक है, उसके केस में पर्टिकुलर जो रिडीम किए जा रहे हैं दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी कि ऐसा नहीं कि 20 साल के बाद आप उसको रिडीम करते हैं, उसको 20 साल के अंदर आप रिडीम, नॉट मोर देन दैट, राइट। फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की बात आती है। वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसके केस में जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी में, पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी में, पार्टिसिपेट करेंगे, उसको क्या कहते हैं? वी से दोस्त भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जो नहीं कर सकते उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कह देंगे, राइट। दैट इज अ सिनेरियो। एंड इन केस अगर डिविडेंड जो है वो 2 साल से ज़्यादा लगातार नहीं मिलता है तो उसके केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिक वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। वोटिंग राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। अगर 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलता है तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर बात आती है बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो बोनस इशू जो होता है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन। ये वर्डिंग ना ध्यान से समझ, इज एक्चुअली रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स एंड द प्रॉफिट्स। क्या मतलब हुआ कि आपके कैपिटल में पैसा पड़ा था, यू आर हैविंग द कैपिटल विद यू, ये पैसा मेरे पास पड़ा है,
मैंने अब इसको कैपिटल में कन्वर्ट, अब इसके आपको अपनी क्या बनाना है, इसको अपने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को क्या बनाना है, कैपिटल बनाना है। मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है, ठीक है, मेरे पास रिजर्व्स पड़े हैं, रिजर्व्स होता है एक्स्ट्रा पैसा जो कहीं पे अपने लगाना था, लेकिन फ्री रिजर्व भी हो सकते हैं जिसको कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो पैसे को मैंने क्या करना है, अपनी कैपिटल में कन्वर्ट करना है। आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू माय कैपिटल, ठीक है, इसको मैंने कैपिटल में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस इक्विटी इशू कर देनी है। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मैं उनको ही बिना किसी कंसिडरेशन के शेयर्स इशू कर दूँ, राइट। तो जैसे मान लो कि मैंने कहा कि हर एक 5 शेयर के पीछे आपको 1 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस पर्सन के पास 50 शेयर है उसको 10 शेयर और मिल जाएंगे, ये चीज़ हुई। तो ये क्या होता है, दिस इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स एंड द प्रॉफिट्स, दिस इज अ बोनस शेयर, ये बोनस शेयर होता है, राइट। एंड फर्दर जो पर्टिकुलर आपने बोनस शेयर इशू करने हैं उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेबी से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड अगर आप इशू करना चाहते हैं तभी कर पाएंगे अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस चीज़ को अलाउ करते हैं तो। एंड आप प्रेफरेंस शेयर्स भी तभी इशू कर सकते हैं। फिर बात आती है नॉन वोटिंग आपके शेयर्स के बारे में। नॉन वोटिंग शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर आपको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, जहां पर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा तो आ जाए लेकिन आपका जो ऑनरशिप कंट्रोल है ना वो आपके पास बना रहे, यानी कि आप रिसोर्सेज तो उठाना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि कंट्रोल आपका कंपनी के ऊपर बना रहे, आपकी मैनेजमेंट जो है वो आपकी लूज ना हो, आपका कंट्रोल ना जाए आपके हाथ से। क्या कंडीशंस हैं, तो ये नॉन वोटिंग शेयर्स तब इशू हो सकते हैं अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं एंड शेयर होल्डर्स उसका अप्रूवल देते हैं जनरल बॉडी मीटिंग में। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन जो दिया जाएगा वो ये बताएगा कि पर्टिकुलरली ऐसे शेयर्स के केस में ना क्या होगा, जो डिविडेंड पे किया जाएगा, जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के केस में बताया ना वोटिंग राइट नहीं होता, उसके केस में पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में नॉन वोटिंग राइट शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, लेकिन उसके केस में जो डिविडेंड कुछ होगा वो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि नॉन वोटिंग आपका ऑलरेडी एक अधिकार जा रहा है तो आपको वोटिंग से ज़्यादा मिलेगा। एंड जो ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं दोज आर एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स, यानी कि अगर राइट इशू आता है या कोई बोनस इशू आता है तो उसके केस में वो बेनिफिट तो डेफिनेटली उनको मिलेगा, सिर्फ उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, बाकी सभी बेनिफिट मिलेगा। एंड आप जितने शेयर्स इशू कर रहे हो, आप जितने इशू शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, आप पेड अप कैपिटल जो कंपनी की होती है ना वो उसका सिर्फ 25% जो हो सकता है, ठीक है, वो आप वोटिंग राइट के बिना वाले शेयर्स इशू कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। जैसे मान लो अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की है, 100 CR की पेड अप कैपिटल है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेड अप कैपिटल, किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ की है एंड मैंने नॉन वोटिंग शेयर्स इशू करने हैं, नॉन वोटिंग जो शेयर्स हैं वो इशू करने हैं, तो मैं 25 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट के जो नॉन वोटिंग शेयर्स हैं वो इशू नहीं कर पाऊँ। मैक्सिमम कितने कर पाएंगे, मैक्सिमम 25 करोड़ के जो नॉन वोटिंग शेयर्स वो इशू कर सकते हैं। और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है। एंड फर्दर कोई भी कंपनी को ये परमिट नहीं किया गया कि वो अपने वोटिंग शेयर्स को नॉन वोटिंग शेयर्स में इशू में कन्वर्ट कर दे, वो चीज़ अलाउड नहीं है, वोटिंग शेयर्स ही रहेंगे, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक बात करी थी रिलेटेड टू कि नॉन वोटिंग शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं एंड बोनस शेयर्स क्या होते हैं। देखो हमने अभी राइट शेयर को कवर नहीं किया था लेकिन बोनस शेयर को कवर किया था। एंड व्हेन विल बी लर्निंग अबाउट द राइट शेयर तब साथ के साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि राइट शेयर और बोनस शेयर में मेजर डिफरेंस क्या होता है। अभी इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है वो होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी उठा सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एंड उसमें से कंपनी इशू निकालती है, उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। और फिर उसके लिए जो सब्सक्राइबर्स एप्लीकेशन देते हैं उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। एंड इट कुड बी द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इट कुड बी द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मुझे पता है अभी के लिए बातें ऊपर ऊपर से जा रही होंगी, लेट मी जस्ट कॉट द एग्जांपल टू यू। मान लो 40,000 करोड़ जो थी वो आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन थी, यानी कि ये हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है। इसमें से आपने इशू निकाला है, कंपनी ने लेट से 10,000 करोड़ का इशू निकाला है एंड 10,000 करोड़ के लिए आपके पास जो एप्लीकेशन आएंगी हो सकता है कि वो 10,000 के बराबर आ जाए, 10,000 से कम आ जाए या 10,000 से ज्यादा आ जाए। तो लेट से कि आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 12,000 करोड़ की। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, जितनी आपके पास
आपने इशू करनी थी कैपिटल उससे ज्यादा कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप शेयर्स यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ के अमाउंट के ही इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा की अमाउंट के इशू नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ हो, यानी कि 9,000 करोड़ की ही एप्लीकेशंस आई हैं। अब देखो जहां पर तो 9,000 करोड़ की एप्लीकेशंस हैं वहां पर तो आप सभी को अलॉट कर देंगे, सभी पर्सन्स को शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन जहां पर ज्यादा अमाउंट की है वहां पर मैक्सिमम जो आप अलॉटमेंट कर सकते हैं वो 10,000 करोड़ की ही कर सकते हैं, यानी कि इशू की वैल्यू के इक्वल ही अलॉटमेंट की जा सकती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर मुझे 2,000 करोड़ की एप्लीकेशंस को छोड़ना है तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं अलॉटमेंट के। वो बेसिस के अलॉटमेंट हो सकते हैं कि मैं सभी पर्सन्स को कुछ एक प्रोराटा बेसिस पर इशू कर दूं, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम इशू कर दें शेयर्स को, या हो सकता है कि परसेंटेज वाइज इशू कर दें। जैसे 2,000 करोड़ के हमने कैलकुलेट कर लिया, उसका परसेंटेज देख लिया, लेट्स से 80% बनता है, राइट, कि 80% को मिलना चाहिए और 20% को नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने सभी पर्सन्स को जितने शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए थे सभी को 80% शेयर्स की अलॉटमेंट दे दी एंड 20% अलॉटमेंट नहीं दी। ये केस भी हो सकता है, या लॉटरी सिस्टम बेसिस पर हो सकता है कि कई पर्सन्स को सब शेयर्स दे दिए, सभी शेयर्स अलॉट कर दिए, एंड कई पर्सन्स को कई एप्लीकेशंस को बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी बेसिस पर अलॉटमेंट अलग अलग तरीके से अलॉटमेंट हो सकती है। अब जब अलॉटमेंट की जाती है तो सारा पैसा नहीं आता, ठीक है, कुछ एक पैसा आप एप्लीकेशन के टाइम पर मंगवा लेते हो, यानी कि जब सब्सक्राइब करते हैं लोग उसी टाइम पर आप कुछ एक पैसा मंगवा लेते हो, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी पैसा रह जाएगा आप वो पैसा मंगवाना शुरू करते हो, जिसको हम कॉल्स कहते हैं एंड कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से जाना जाता है, राइट। ये आपके पास पर्पस है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग। सबसे पहले तो हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इट सेज कि पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, किसी लीड मर्चेंट बैंक के साथ, रजिस्ट्रार के साथ पर्टिकुलरली क्या करती है, सांठगांठ करती है, ताकि जो अलॉटमेंट का बेसिस उसे फाइंड आउट किया जा सके। एंड कुछ एक एप्लीकेशंस को हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हो सकता है ना रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे मैं आपको बताया अलग तरीके हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि आपने सभी को शेयर्स इशू कर दिए, एंड हो सकता है इसमें एक तरीका हो सकता है जिसमें आपने कुछ को शेयर्स इशू कर दिया एंड कुछ को रिजेक्ट कर दिया। अब जिनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है और उनकी जो एप्लीकेशन मनी आई थी, जो उनका एप्लीकेशन अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ था, उसे क्या करना पड़ेगा, वी आर टू रिफंड दैट एप्लीकेशन अमाउंट टू देम। वो रिफंड भी तो करना पड़ेगा ना, जिनका आया था अमाउंट आया था, राइट। ये चीज हो सकती है। एंड अगर एप्लीकेशन को अपने प्रो राटा बेसिस पर एक्सेप्ट किया, लेट्स से मैंने आपको कहा था कि 80% सभी को दे दिए, 20% सभी के रहने दिए, तो उसके केस में क्या होएगा, उसके केस में भी ये चीज रहेगी, 20% अमाउंट तो एप्लीकेशन अमाउंट तो आपको सभी का रिफंड करना पड़ेगा, या फिर आप फ्यूचर ड्यूज के लिए उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन ने 100 रुपीज दिए, 80 रुपीज के शेयर इशू कर दिए उसको, एंड 20 रुपीज जो पर्टिकुलर था वो शेयर इशू नहीं किए। अभी एप्लीकेशन में आई थी 10 रुपए की, तो हमने 20 रुपीज जो पहले आए हुए थे उसको भी यही शामिल कर लिया कि ये फ्यूचर के जो ड्यूज है उसको कवर कर लेगा, राइट। ऐसे चीजें हो सकती हैं। अब अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स इज नॉर्मली कॉल्ड अप इन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट। कैसे होता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जैसे पहला कुछ अमाउंट आपने एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया, ये हो सकता है। दूसरा है कि आपने अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ एक अमाउंट मंगवा लिया, एंड बैलेंस अमाउंट आपने डिफरेंट कॉल्स में मंगवा लिया। ये वाला पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके बेस पर आपको एंट्रीज पूछी जा सकती है, तो डेफिनेटली आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। देखो, अगर सब्सक्रिप्शन मनी अगर सब्सक्रिप्शन मनी इज प्रपोज्ड टू बी रिसीव्ड इन कैश, अगर सब्सक्रिप्शन मनी जो है वो कैश में रिसीव होनी है, तो कॉल्स जो है उनको इस हिसाब से बनाया जाएगा कि पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन मनी आपके पास 12 महीने के अंदर अंदर आ जाए, यानी कि पूरा का पूरा पैसा 12 महीने के अंदर आ जाए। अगर आपने कैश के थ्रू पैसा मंगवाया है तो 12 महीने के अंदर जो भी आपके पास अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर अंदर सारा अमाउंट आपके पास रिसीव हो जाए, इफ द सब्सक्रिप्शन मनी इज सपोज टू बी रिसीव्ड इन कैश ओवर देयर, राइट। तो पूरा का पूरा पैसा जो इंटायर सब्सक्रिप्शन मनी है वो आप 12 महीने के अंदर अंदर मंगवा लो। एंड फर्दर, अगर इशू का साइज जो है, इफ द साइज ऑफ द इशू इज ग्रेटर देन 500 करोड़, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा आप 12 महीने के अंदर मंगवाओ, फिर ये चीज जरूरी नहीं है। देखो, अगर आपका जो सब्सक्रिप्शन मनी है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका अमाउंट जो इशूड का कैपिटल का अमाउंट है वो अगर 500 करोड़ से ज्यादा है, फिर ये क्लोज आपके ऊपर लागू नहीं होती, राइट।
अब बात करते हैं रिलेटेड टू शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी, जो शेयर एप्लीकेशन मनी होती है वो आपका शेयर्ड पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनती। कहने का मतलब है पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल वो होता है जो कंपनी के पास पैसा रिसीव हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेड अप कैपिटल, जो अमाउंट आपने अलॉट कर दिया था शेयर्स का एंड वो अब पैसा आपके पास रिसीव हो गया, वो पेड अप कैपिटल। अब जब अलॉटमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एप्लीकेशन ले रहे हो, वो अभी अलॉटमेंट हुई नहीं है, वो जस्ट एक टोकन मनी है डेट यू आर आस्किंग टू बेसिकली डिपॉजिट, वो रिफंडेबल होती है, राइट? जैसे मान लो कि 10 रुपीज का शेयर है, ठीक है, ₹10 का शेयर है एंड आपने कहा कि 2 रुपए जो है वो एप्लीकेशन मनी सबमिट करो, तो 2 रुपए जो आएंगे वो आपके पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जाएंगे, वो पेड अप कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे, बिकॉज वो पेड अप कैपिटल का पार्ट बनता ही नहीं है। ये चीज यहां पर कही गई है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी जो होगी उसको टेम्परेरी अकाउंट में रखा जाता है, जिस अकाउंट को कहा जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट इज बेसिकली डेबिटेड। व्हाई इट इज डेबिटेड? क्योंकि जो बैंक अकाउंट है इट्स काइंड ऑफ व्हाट? इट्स काइंड ऑफ व्हाट? ये आपके पास एक एसेट अकाउंट है। दिस इज एन एसेट अकाउंट एंड एसेट अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे आ रहे हैं तो डेबिट होगा बैंक अकाउंट, ठीक है, तो इट विल बी डेबिटेड एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जब आपके पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं, सभी की सभी एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर उसके ऊपर एक रूल बनाते हैं कि कौन से एप्लीकेशंस को रिसीव करना है एंड उसके हिसाब से जो अलॉटमेंट होती है फाइनलाइज की जाती है। एंड इफ अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, मिनिमम का मतलब होता है, देखो जैसे ना सेबी की गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका इशू था 4,000 करोड़ का। कितने का? 4,000 करोड़। और लेट से आपके पास एप्लीकेशन आई हैं, कितने की एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हुई हैं? 3,800 करोड़ की। ये कौन सा केस हुआ? इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, राइट? और उसी तरफ अगर आपके पास एप्लीकेशन आई हैं 4,400 CR की, तो क्या केस हुआ? इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाता, राइट? ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती। फिर नाउ अब इस सिनेरियो में क्या रहेगा? नाउ लेट्स कंसीडर कि एक फैक्ट है, दैट फैक्ट इज रिलेटेड टू सेबी की गाइडलाइन है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 90% आपके एप्लीकेशन सब्सक्राइब होनी चाहिए। 90% सब्सक्रिप्शन जो है वो मैंडेटरी है, तभी आपका जो इशू है वो रोल आउट होगा, नहीं तो आप शेयर्स को इशू नहीं कर पाओगे, राइट? अभी 3,800 करोड़ की जब एप्लीकेशन है तो क्या ये क्लोज फुलफिल होती है? यस, दिस क्लोज इज फुलफिल्ड। ये जो क्लोज है उस सिनेरियो में क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है आपके पास, ठीक है। तो यस, दिस पर्टिकुलर क्लोज इज फुलफिल्ड, कि आपका 90% वाला जो सिनेरियो है वो फुलफिल हो रहा है। जब 90% वाला सिनेरियो आपके पास फुलफिल हो रहा है तो उसके केस में क्या होएगा? अल्टीमेटली जो मिनिमम अमाउंट था उसमें से अब आप सभी को तो शेयर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आपने शेयर क्लोज निकालना था कितना? 4,000 करोड़ का, लेकिन आपके पास एप्लीकेशंस कितनी ही है? 3,800 करोड़ की। तो कुछ एक एप्लीकेशंस को जो अमाउंटिंग होगी 200 करोड़ की वो छोड़नी पड़ेगी, राइट? तो ये चीज रहती है। इज इट क्लियर? अभी इसी के बेस पर पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे तो और क्लैरिटी जो है वो आपको इस चीज से रिलेटेड हो जाए, राइट? चलो अब इसको चीज को फटाफट से अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर देखिएगा, जब आपके पास एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल प्रोसीड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है तो यहां पर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड होते हैं, शेयर्स अप्लाई किए गए फॉर इज नॉट मोर देन द शेयर्स ऑफर्ड थ्रू द प्रोस्पेक्टस, ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड आर एक्सेप्टेड। यानी कि कहने का मतलब है आपके पास 4,000 करोड़ का ही इशू था और एप्लीकेशन भी 4,000 करोड़ की ही रिसीव हुई है, तो डेफिनेटली कोई भी एप्लीकेशन आप रिजेक्ट नहीं करोगे एंड सभी को अलॉट कर दोगे। अलॉटमेंट जो है वो सभी को कर दी जाएगी एंड एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई थी वो आपके पेड अप कैपिटल अकाउंट में, शेयर्ड कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाएगी, क्योंकि पहले तो वो टेम्परेरी अकाउंट में था। अगर आपको एंट्री ये याद हो, पहले तो वो कौन से अकाउंट में थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में थी। तो उसके केस में अगर सभी को अलॉटमेंट कर रहे हो तो क्या किया जाएगा? द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको क्या कर दिया जाएगा? दैट विल बी
क्रेडिटेड, तो ये एंट्री पास कर दी जाएगी यहां पर। अब ये भी केस हो सकता है विच इज अ सेकेंड सिनेरियो कि ओवर सब्सक्रिप्शन का सिनेरियो हो सकता है, दैट्स द केस, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू एक्सेप्ट सम ऑफ द एप्लीकेशंस इन फुल एंड फर्दर बाकी सभी को रिजेक्ट कर दो, ये चीज हो सकती है। एंड फर्दर एक्सेप्ट ऑल द एप्लीकेशंस ऑन प्रो राटा बेसिस, जैसे 80% सभी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, बाकी 20% सभी का रिजेक्ट कर दिया। एंड फिर हो सकता है कि रिजेक्ट सम एप्लीकेशन फुली एंड फर्दर एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन फुली एंड अलॉट शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी कि ए बी का मिक्सचर हो सकता है कि कुछ की एप्लीकेशंस हमने फुल एक्सेप्ट कर ली, प्लस कुछ की एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दी, प्लस कुछ को हमने प्रो राटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट कर दी। ये कॉम्बिनेशन भी आपके पास बन सकता है, राइट। अब जो एप्लीकेशंस आप एक्सेप्ट कर रहे हो इन फुल, उनकी एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू द पेड अप कैपिटल, राइट। उनकी एप्लीकेशन मनी किस में आ जाएगी? पेड अप कैपिटल में आ जाएगी। एंड जिनका आपने पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया उनको रिफंड कर देंगे। अब देखो, अब जहां पर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, एप्लीकेशन मनी ऑन एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, वो आप एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से डेबिट करोगे एंड शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। और जहां पर आपने रिफंड करना है अमाउंट, वहां पर बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्यों? पैसा वापस भेजेंगे ना, नेफ्ट के थ्रू या किसी और सिस्टम एनएसीएच के थ्रू, किसी सिस्टम के थ्रू पैसा वापस भेजेंगे, वो सिनेरियो रहेगा। अब तीसरा सिनेरियो, जब एप्लीकेशन आपके पास प्रो राटा बेसिस पर एक्सेप्ट होंगी, यानी कि कुछ एक अमाउंट एक्सेप्ट होगा, कुछ एक वापस चला जाएगा, तो हम डेबिट करेंगे किसको? शेयर्ड कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर्ड कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एंड फर्दर क्रेडिट करेंगे किसको? शेयर कैपिटल अकाउंट को। जो आपका एप्लीकेशन अकाउंट है वहां से पैसा निकाल के एक तो डाल दिया आपने पेड अप कैपिटल में डाल दिया, एंड जो पैसा रिफंड करने वाला था वो पैसा रिफंड कर दिया। जैसे मान लो रमेश एक पर्सन है जिन्होंने 1000 रुपीज जमा करवाए थे, किसके लिए? शेयर्स के लिए जमा करवाए थे। उनको 800 के अमाउंट के शेयर अलॉट हो गए, 200 के रिफंड हो गए। तो रमेश के केस में 1000 रुपये जो था वो डेबिट होगा, एप्लीकेशन के अमाउंट जो रिसीव हो तो उसमें से, अकाउंट में से, और 800 का कैपिटल कन्वर्ट हो गया तो 800 कैपिटल में जाएंगे कंपनी के, और 200 रुपये रमेश को क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। क्लियर है जी चीज, राइट। इफ एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड, ये दो सिनेरियो बन गए ना। अगर एक्सेस अमाउंट आपने रिफंड करना था तो, या फिर हो सकता है कि आप एक्सेस अमाउंट को आगे आने वाले ड्यूज की तरफ एडजस्ट कर दो। अगर ड्यूज की तरफ एडजस्ट करना है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इन केस अगर आगे आने वाले अमाउंट के लिए करना है तो शेयर जो आपके पास अलॉटमेंट अकाउंट है उसमें आप क्या कर देंगे? उसको डाल देंगे। इफ एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड टुवर्ड द शेयर अलॉटमेंट ड्यूज, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। इफ एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज मोर देन द फुल अलॉटमेंट ड्यूज, जो बैलेंस अमाउंट है उसे यहां पर रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, उसे रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, when some applications are accepted in full, some applications are accepted in full, some are rejected in full, and the remaining applications are basically accepted on the pro rata basis. एप्लीकेशन मनी जो है, जो शेयर इश्यूज के ऊपर है, वो क्रेडिट कर दी जाएगी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी जो रिजेक्टेड के ऊपर है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। जो एक्सेस अमाउंट दिया गया है पेड एप्लीकेंट के द्वारा, या तो वो रिफंड कर दिया जाएगा या फिर वो आगे अलॉटमेंट ड्यूज के लिए एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एंट्रीज सिर्फ इतनी सी रहेंगी। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो मैं फटाफट से करवा देता हूं। देखो, अगर तो आप सभी की सभी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करेंगे? आप डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर अनअलॉटेड की बात करें तो उसको रिफंड कर देंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे। जहां पर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया प्रो राटा बेसिस पर, वहां पर दो केसेस है, या तो जो एक्सेस अमाउंट आया था उसको रिफंड कर देंगे, या जो एक्सेस अमाउंट आया था उसको आगे के अमाउंट ड्यू को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर तो रिफंड करना है तो वो बैंक अकाउंट में साथ में चला जाएगा अमाउंट, और अगर आगे एडजस्ट करना है तो यहां पर बैंक अकाउंट की जगह पर कौन सी एंट्री आ जाएगी? ये वाली, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, राइट। ये सिनेरियो हमने यहां तक कवर किया। नाउ इट्स रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉल? कंपनी जो है वो एप्लीकेशन मनी के तौर पर कुछ एक पैसा मंगवाती है। ऐसे होता है, आपने सब्सक्राइब करना है तो आपने एप्लीकेशन मनी जो थी वो जमा करवाई,
ठीक है, आपने जमा करवा दी एंड लेट से उसके बेसिस पर कंपनी ने आपको जो अलॉटमेंट बनती थी, जो अलॉटमेंट बनती थी कंपनी ने आपको वो अलॉटमेंट कर दी, राइट, शेयर्स अलॉट हो गए आपको। अब उसके बाद अलॉटमेंट करने के बाद क्या हुआ, कंपनी ने बाकी पैसा भी तो लेना है। लेट से टोटल जो शेयर का अमाउंट था वो था ₹100 और एप्लीकेशन के लिए कंपनी ने मंगवाए थे ₹10। आपको अलॉटमेंट हो गई है, पेंडिंग कितने रह गए आपके ₹90 जो आपने अभी देने हैं, ठीक है। अलॉटमेंट के ऊपर भी लेट से आपने ₹10 दे दिए और दे दिए, तो आपके पेंडिंग कितने रह गए, ₹80 रह गए। अब कंपनी कहती है कि 3 महीने बाद कंपनी ने कह दिया कि हमें ₹30 दे दो, तो वो फर्स्ट कॉल हो गई, दैट विल बी द फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर कंपनी कहती है ₹40 दे दो, ठीक है जी, दैट विल बी द सेकंड कॉल। एंड फिर कंपनी कहती है ₹10 दे दो, दैट विल बी द थर्ड कॉल। इस तरह से चल, राइट। तो कंपनी में एक्सेप्ट द फ्रॉम द शेयर होल्डर्स अनकॉल्ड अमाउंट इवन बिफोर द अमाउंट इज कॉल्ड अप, उससे पहले भी ले सकती है अगर कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर वो परमिट करता है, एओए परमिट करता है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से इवन कॉल अप ड्यू होने से पहले भी पैसा ले सकता है। एंड उस अमाउंट को कहाँ रखा जाएगा, डेट विल बी प्लेस्ड इन कॉल इन एडवांस, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो उसके केस में उसे रखा जा सकता है। And when the company receives such amounts in advance, they are credited to calls in advance account, यानी कि जब एडवांस में अमाउंट आएगा तो उसे कहाँ रखा जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अमाउंट को उसमें रखा जाएगा। एंड अकाउंट शुड बी शोन सेपरेटली, उसको अलग से शोकेस किया जाएगा, रिजर्व्स, सरप्लस एंड शेयर कैपिटल से अलग से शोकेस किया जाएगा। एंड फर्दर उससे शेयर्ड कैपिटल में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि कॉल इन एडवांस इज बेसिकली, कॉल इन एडवांस इज नॉट पार्ट ऑफ द पेड अप कैपिटल। मोटी मोटी बात यह है, जो कॉल एडवांस है वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनता है, राइट। अब कंपनी जो भी ये कॉल इन एडवांस है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर सकती है। एंड ऐसा जो एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो पर्टिकुलरली 6% पर एनम से ज़्यादा पे नहीं किया जा सकता, वो भी तब पे कर सकती है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं। यानी कि अगर आप एडवांस अमाउंट मंगवा रहे हो, पहले से मंगवा रहे हो, अभी ड्यू नहीं हुआ था, तो वो अलाउड है अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करती हैं, लेकिन आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन वो आप 6% पर एनम से ज्यादा का इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते हो। एंड फॉर द इंटरेस्ट वो पीरियड के लिए पे किया जाएगा जब आपने कॉल इन एडवांस में मंगवाया था एंड जब कॉल ड्यू हो गई थी। लेट्स से कॉल ड्यू होनी थी जाकर के मई में, सितंबर में, ठीक है। ये कॉल जो ड्यू होनी थी पैसे मंगवाने की वो सितंबर में ड्यू होनी थी एंड आपने पैसा मंगवा लिया अप्रैल में, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर के सितंबर जब तक ड्यू नहीं होती तब तक का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आप पे कर सकते हो। कब पे कर सकते हो, इफ एओए अलाउज, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है, एंड नॉट मोर देन, इंटरेस्ट कितना पे नहीं कर सकते, नॉट मोर देन 6% पर एनम, इससे ज्यादा का इंटरेस्ट आप पे नहीं कर सकते। क्लियर है चीज, ओके, दैट इज द केस। एंड व्हेन द कॉल्स आर मेड, कॉल इन एडवांस जो अमाउंट था वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री किस तरह से रहेगी कॉल इन एडवांस की, बैंक अकाउंट डेबिट रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, वाई इट्स एन एसेट अकाउंट, मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ शॉर्ट नोट्स, ठीक है, एसेट अकाउंट है, ठीक है। एंड गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, जब एडवांस भी आया, जब एडवांस भी आया तो पैसा क्या हो रहा है आपके पास, रिसीव हो रहा है, राइट। एंड कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। एंड जब कॉल ड्यू हो जाएगी, जब कॉल ड्यू हो जाएगी उस टाइम पर क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे एंड कॉल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, दैट इज द केस। एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट इश्यूज शेयर्ड एट द प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट द प्रीमियम। देखो इशू ऑफ शेयर एट द प्रीमियम का मतलब क्या है, जब शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू किया जाता है, शेयर्स की वैल्यू दो तरह से होती है, एक होती है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू, लेट से शेयर की फेस वैल्यू जो है ₹10 की है, लेकिन जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है लेट से वो ₹300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये फेस वैल्यू है। एंड ये कौन सी वैल्यू, दिस इज द मार्केट वैल्यू। एंड जो डिफरेंस रहेगा इनका, डिफरेंस वो शेयर प्रीमियम है। यहां पर ₹290 क्या है, दैट इज अ शेयर प्रीमियम, ठीक है जी, ये चीज क्लियर हुई है यहाँ पे।
तो यहाँ पर फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज की है, मार्केट वैल्यू है वो 300 रुपए की है, जो डिफरेंस है वो क्या, शेयर प्रीमियम है। When shares are issued at higher than the face value, अब ये हायर कैसे हो गया, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द अंडर राइटिंग। इस प्रोसेस को समझते हैं थोड़ा सा, क्या होता है, कौन सा केस होता है ये, दिस इज अ केस ऑफ द अंडर राइटिंग। नो, जब कंपनीज ने बुक बिल्डिंग का प्रोसेस करती है ना, ठीक है, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस करती हैं, तो वहां पर पर्टिकुलर क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी की जाती है, अंडर राइटिंग भी की जाती है, प्राइस डिस्कवरी की जाती है। नो, अंडर राइटिंग इज समथिंग रिलेटेड टू कि अगर शेयर्स कम सब्सक्राइब हुए, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर हमारे शेयर्स को खरीद लेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना 90% की क्लोज है, ठीक है। इन केस वो कहते हैं कि अगर हमारे शेयर्स 85% ही सब्सक्राइब हुए तो 5% कौन खरीद लेगा, मर्चेंट बैंकर खरीद लेगा, वो हो गया अंडर राइटिंग आके। लेकिन जो शेयर रेट डिस्कवरी के लिए प्रोसेस यूज होता है, दैट्स अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस जो है यूज किया जाता है। इसमें जो शेयर्स हैं वो प्लेस किए जाते हैं टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड अदर सेक्टर्स, एंड फिर वहां से रेट निकाला जाता है कि क्या डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट इसका फिक्स होगा। हो सकता है किसी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का, उसका शेयर जो है निकले ही 80 रुपीज़ के ऊपर, 90 रुपीज़ के ऊपर। वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कि क्या उसका सप्लाई डिमांड सिनेरियो रहने वाला है, बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू वो पता लगता है, ठीक है। तो जब शेयर्स को इशू किया जाता है हायर प्राइस के ऊपर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो वो एक प्रीमियम के ऊपर इशू किए जाते हैं, एंड उसी को शेयर प्रीमियम कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो डिसाइड किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। अब ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये कौन से पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट, कि कौन से पर्पस के लिए ये प्रीमियम अमाउंट को आप इशू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर शेयर्स को बाय बैक करना है तो उस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाय बैक करने के लिए जो शेयर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो फुली पेड बोनस शेयर्स हैं उनको इशू कर सकते हैं। फुली पेड बोनस शेयर्स इशू का मतलब क्या होता है, that is actually what, that is capitalization of reserves and surplus, profits and reserves. So this is what, this is capitalization transaction. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दिस इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस, ठीक है। उनका सरप्लस है, उनका प्रॉफिट का है, ठीक है। एंड साथ के साथ जितने भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं, आप उनको पर्टिकुलर राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करना है उसके कमीशन को, डिस्काउंट को पे ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को, डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो या उसके ऊपर प्रीमियम पे करने वाले हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग। तो ये मेन चीज़ है यहाँ पर, ये पर्पजेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रीमियम अकाउंट का। किसके लिए, शेयर्स को बाय बैक करने के लिए, फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, डिबेंचर्स के ऊपर डिस्काउंट या प्रीमियम पे करने के लिए, एंड फर्दर जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके ऊपर अगर आपने प्रीमियम पे करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड जो ये प्रीमियम होता है ना, दिस इज एक्चुअली रिकॉर्डेड ऑन लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटी साइड पे आता है, शेयर्ड प्रीमियम के इसमें आता है। एक जैसे हमारे पास वहां पर आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, एक हेड आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी जिसमें आपके पास पेड कैपिटल आएगी, और दूसरा आएगा शेयर प्रीमियम, वहां पर लिखा रहेगा शेयर प्रीमियम, और ये सरप्लस से अलग है, दिस इज सेपरेट फ्रॉम द सरप्लस, रिजर्व से, सरप्लस से अलग है, राइट। एंड शेयर प्रीमियम अमाउंट जो होता है ये कैपिटल प्रॉफिट है, दिस इज ऑफ व्हाट नेचर, दिस इज ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट नेचर, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, राइट। इस चीज का ध्यान रखें, दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड आउट देयर। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे हम, अलॉटमेंट अकाउंट जैसे मान लो 300 का अलॉट किया, अलॉट ही ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो उसमें से अलॉट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितने का अलॉट हुआ, 300 का अलॉट हुआ, तो 300 रुपये क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फेस वैल्यू 10 रुपये की थी तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपये जाएंगे, प्रीमियम अकाउंट में 290 रुपीज जाएंगे, ठीक है जी ये चीज, राइट। तो दिस इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू शेयर प्रीमियम। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर बात आती है इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, कि क्या शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर हम इशू कर सकते हैं।
एज पर द सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या शेयर्स को एक डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जा सकता है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर द सेक्शन 24, यानी कि स्वेट इक्विटी को छोड़ करके। स्वेट इक्विटी होती है जब आप काम के बदले में अपने कर्मचारियों को सैलरी कैश देने की जगह पर शेयर्स इशू करते हैं, तो और किसी पर्पस के लिए कंपनी जो है वो शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट। रेम्यूनरेशन के लिए होता है या किसी और पर्क्स को आपने देना है तो आप शेयर्स को इशू करते हो, राइट। तो उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए आप डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकते हो। अगर कोई कंपनी डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर शेयर्स को इशू करती है तो उसे वॉइड कंसीडर किया जाएगा, डेट विल बी कंसीडर्ड वॉइड, यानी कि उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट। एंड वेयर कंपनी कंट्रावीन्स, यानी कि कंपनी इन चीजों को नहीं मानती है, इस सेक्शन को नहीं मानती है, कंपनी को उस केस में फाइन लग सकता है जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। एंड फर्दर जो पर्सन यहां पर पनिशमेंट होंगे उनको जेल भी हो सकती है, जो कि 6 महीने से 6 महीने की हो सकती है, या फिर फाइन जो है वो 1 लाख तक का हो सकता है, लेकिन फाइन 1 लाख से 5 लाख तक का भी किया जा सकता है, राइट। तो अगर कोई पर्सन कोई कंपनी कंट्रावीन करती है तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी, वहां पर आपको पर्टिकुलर क्या किया जाएगा, आपको फाइन लगाया जाएगा। जो फाइन है वो 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख तक का हो सकता है, और एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजन, अप टू 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये साथ में कैद भी हो सकती है, राइट। ये सिनेरियो है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर्स जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं कंसिडरेशन के पर्पज के लिए, यानी कैश में पैसा नहीं दिया लेकिन अदर वे से कंसिडरेशन दे दी, तो कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर को इशू कर सकती है अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं। कौन सी कंडीशंस हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इशूड इज ऑथराइज्ड बाय सेक्शन रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि कंपनी जो स्पेशल रेजोल्यूशन दे रही है उसमें इसे ऑलरेडी अलाउ किया गया है। एंड रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या रहेगा, कंसिडरेशन कौन सी रहेगी, कौन से क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को ये इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। एंड फर्दर, ठीक है, पर्टिकुलरली कम से कम कंपनी को बिजनेस में आए हुए, बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल हो चुका हो, ठीक है, तब ये पर्टिकुलर कंपनी स्वेट इक्विटी को इशू कर सकती है, बट नॉट बिफोर दैट। एंड जहां पर इक्विटी शेयर्स जो कंपनी के हैं वो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हैं, वहां पर तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इशू किए जाएंगे। क्लियरली ये चीज पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जहां पर तो देखो कंपनी लिस्टेड नहीं है वहां पर तो ठीक है, वहां पर तो आप अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से दे सकते हो एंड 1 साल आपको काम करते हो जाना चाहिए। लेकिन जहां पर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो, ठीक है, एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर आप लिस्टेड हो तो उस सिनेरियो में आपको जो सेबी की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, राइट। क्लियर है चीज। एंड देन इट्स रिलेटेड टू द ESOS। नाउ ESOS और ESOP जो होता है दैट्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एंड ESOS जो होता है पर्टिकुलर स्कीम होती है जहां पर कंपनी अपने अधिकारियों को, एम्प्लॉयज को एक अधिकार देती है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, कि कंपनी के शेयर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर। यानी कि जैसे मान लो कि PNB वाले कहते हैं कि आप PNB के एम्प्लॉय हो तो आप पर्टिकुलर इस कंपनी के शेयर्स को इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर परचेज कर सकते हो। एंड इसके लिए भी सेबी ने गाइडलाइंस दी हैं फॉर द लिस्टेड कंपनीज। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द फोर फीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर्स। नाउ फोर फीचर मींस कैंसिलेशन। फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन, इस शेयर्स को कैंसिल कर देना, एंड री इशू उनको दोबारा से इशू करना। यानी कि अगर किसी पर्सन को शेयर्स इशू किए गए एंड कंपनी उसको बार बार रिमाइंडर सेंड कर रही है कि अपने ड्यूज को पे करो, ड्यूज को पे करो, बट वो कंटिन्यू करते हैं डिफॉल्ट को, ठीक है, एंड फर्दर फिर कंपनी क्या करेगी, उनको एक फाइनल नोटिस भेजेगी। कंपनी फर्दर उनको फाइनल नोटिस भेजती है कि अगर उन्होंने 14 दिन के अंदर अपने अपने पर्टिकुलर ड्यूज को पे नहीं किया तो बोर्ड जो है वो एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे एंड उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है।
तो फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स, एंड फर्दर जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसका नाम जो है मेंबर्स में से निकाल दिया जाएगा, एंड जो अमाउंट उसके द्वारा ऑलरेडी पे किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बैंक, उसको कंपनी हथिया लेगी, अपने पास रख लेगी। फॉरफीचर की एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि शेयर्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पहले क्या किया था, उसका जो अमाउंट था, ठीक है, जैसे जो अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर था, वो अमाउंट को क्या करेंगे, उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे। जितना अमाउंट पहले रिसीव हो चुका था उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे, जो एरियर कॉस्ट थी वहां उसको क्रेडिट कर देंगे, एंड फर्दर फॉरफीचर अकाउंट शेयर्स को, अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है चीज? दिस इज एंट्री एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई एम राइटिंग ओवर हियर कि पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड फॉरफिटेड शेयर जो होते हैं वो कंपनी के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, री इशू किए जा सकते हैं, लेकिन 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 जिस अमाउंट के ऊपर आपके पास एरियर ड्यू था, लेट्स से आपके पास 1000 रुपीज के शेयर थे एंड 600 की रिकवरी हो चुकी थी, 400 की रिकवरी पेंडिंग थी, तो आप ऐसे शेयर्स को 400 से कम प्राइस में इशू नहीं कर सकते। ठीक है, रीइशू कर सकते हैं एट अ प्राइस लोअर देन द एक्चुअल प्राइस, लेकिन जो आपके पास एरियर अमाउंट ड्यू था उस अमाउंट से कम प्राइस के ऊपर इनको इशू नहीं किया जा सकता। एंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू और फॉरफीचर इश्यूज एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, अगर टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा है री इशू करते हुए फॉरफीचर शेयर्स का, वो आपका फेस वैल्यू से एक्सीड होता है, तो जो आपके पास अलग से अमाउंट रिसीव हुआ प्लस अमाउंट रिसीव हुआ है वो प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है ना, उसमें वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके उसके पास चला जाएगा, वो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा, राइट। तो अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ, वो ज़्यादा अमाउंट आ गया, लेट से अमाउंट आ गया आपके पास फेस वैल्यू से ज़्यादा, 30 रुपये अमाउंट आ गया, एंड फोर फिच कर दिया गया, तो उसके केस में उसको डेबिट कर देंगे, लेट से 10 रुपये का था तो उसको डेबिट कर दिया, एंड जो आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट है 20 रुपीज उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट्स इट्स रिलेटेड टू द राइट इशू। We have not covered the topic right issue over here. I told you that I will be telling the difference. Now right issue is something related कि जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देते हो बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट इशू इज बेसिकली अ राइट, एक अधिकार है किनको, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास पहले आपकी कंपनी के शेयर्स अभी पड़े हैं, उनको आप एक अधिकार देते हो बट नॉट ऑब्लिगेशन। कोई उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती जो होती है वो नहीं है कि उनको इसे मानना ही पड़ेगा कि वो शेयर्स को परचेज कर सकते, राइट। जैसे मान लो एक कंपनी ने कहा कि 10 शेयर्स के पीछे हम 1 शेयर का अधिकार देते हैं, अगर आपने खरीदना है तो खरीद लो। अगर किसी पर्सन के पास 100 शेयर हैं तो वो 10 शेयर कंपनी के परचेज कर सकता है, लेकिन ये कोई आपके पास पर्सन के पास, शेयर होल्डर के पास किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और जब ये राइट इशू आएगा तो उसके टाइम पर न्यू कैपिटल इनफ्लो होगा, नई कैपिटल जो है वो आएगी कंपनी में, लेकिन बोनस शेयर के केस में ऐसी चीज नहीं होती है। इट इज नथिंग लाइक दिस इन केस ऑफ द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है, जबकि राइट इशू ऐसा नहीं है। राइट इशू के केस में नई कैपिटल फ्लो करती है कंपनी में, राइट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।